नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, कई लोगों की जान चली गई है। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से इमरजेंसी मदद मांगी है। चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर MI6 हेलीकॉप्टर तक की मांग की गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक बस प्राकृतिक हादसा है या इस हादसे के पीछे इंसान भी जिम्मेदार है। न्यूज रूम में आज इसी पर बहस, इसी पर चर्चा। नमस्कार, न्यूज रूम में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। चर्चा इसीलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ये घटनाएं कोई ये कहा जाए कि इक्का दुक्का नहीं। और अब ऐसा नज़र आता है कि हर बारिश के मौसम में, हर मानसून के मौसम में इस तरह की तमाम बड़ी घटनाएं नज़र आती हैं। कभी बादल फटते हैं और अब ये कहा जाए कि अब तो मानसून के बगैर भी जगह जगह ज़मीन दरकने की घटनाएं हम देखते हैं। कई जगहों पर हम देखते हैं किस तरह से लैंडस्लाइड होती है और गाँव के गाँव, कस्बे के कस्बे उससे सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। आखिर इनकी पूरी इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसकी वजह क्या है, और ये वजह जानने के लिए समय समय पर चर्चा होती रही है। पहाड़ों में कई आंदोलन होते रहे हैं। वहां के जो लोग हैं बार बार ये जरूर कहते रहे हैं कि टूरिज्म के नाम पर जिस तरह से लोग यहां पर पहुंचते हैं उन तमाम पैरामीटर्स का ध्यान नहीं रखा जाता और जो प्राकृतिक संपदा है उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन नुकसान क्या इस कदर अब ऐसी तस्वीर नजर आती है कि वो जानमाल पर भारी पड़ता है, प्रकृति पर भारी पड़ता है। और आज की जो तस्वीर सामने आई है वो एक बार फिर से लोगों को डराती है, याद दिलाती है केदारनाथ वाली एक बार फिर से त्रासदी की। सबसे पहले तो जितने भी लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, और ये त्रासदी, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो तमाम बातें हैं वो हर जगह लागू हैं। बाढ़ प्लेन्स में भी आती है, पहाड़ों में भी ये दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले तो बहुतों ने अपनी जान गंवाई और ये बेहद दुखद खबर है। सबसे पहले तो मैं इस बात को कह दें, और टूरिज़्म भी होता है तो पहाड़ी क्षेत्रों के लाभ के लिए ही एक तरीके से। कुछ लोग उसका विरोध करते हैं कि जो ज़्यादा, हद से ज़्यादा लोग वहाँ पर आ जाते हैं, पर क्या किया जाए, हर जगह हर क्षेत्र जो है टूरिज़्म पर डिपेंड करता है। बहुत ख़तरनाक ही हुआ। अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले और तस्वीरें जब देख के आया तो हमने तो केवल ये तस्वीरें देखी थी शुरुआत में। देखो, जो बादल फटता है वो प्रवाह उसका आता है, तीव्र वेग आता है। कहते हैं कि एक अगर बादल फटता है तो एक ही स्थान पर टनों टनों का प्रेशर आता है, और उन टनों टनों के प्रेशर पर एक्सपर्ट्स ने जो मुझे समझाया, वो जो प्रेशर आगे बढ़ता है तो उसके सामने कुछ भी आए वो बचता नहीं है। और एक तस्वीर तो ये होटल बह गए, ये तस्वीर छोड़िए, मैंने देखा कि पूरे के पूरे जो आप समझ लीजिए केवल होटल की या घर की छत नजर आ रही है और पूरा मलबे से ढक ऐसा चुका है, ऐसा लग रहा है कोई रोड बन गई है उस पर। इतना मलबा वहाँ पर, आप सोच लीजिए, गिट्टी पत्थर मलबा, उसमें पेड़ कंकड़ तमाम चीज़ें वहाँ पर। तो ये बेहद दुखद है। सबसे पहले ये अचानक कोई भी बादल फटने का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, ये कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। और जब बादल फटता है तो एक ही साथ बहुत ज़्यादा बारिश, उसको एक अनुमान ये लगाया जाता है कि बहुत ज़्यादा बारिश अगर एक ही स्थान पर हो जाए तो वो। दूसरा एक बात हमें समझना होगा, एक होते हैं पुराने पहाड़, एक होते हैं नए पहाड़। मतलब ये कुछ माउंटेन्स को माना जाता है यंग माउंटेन्स। अब ये अगर हम कहें कि किसी पहाड़ में भी हम कुछ नहीं कर सकते, वो गलत होगा। हाँ, कुछ पहाड़ों पर, और ये टाउन प्लानिंग और वो तमाम चीज़ें हमारे पास जानकारी है, उसमें आप फिर, हाँ, उस पर आप कर सकते हैं कि नदी किनारे एक तो आपको फ्लड प्लेन्स को खाली करना है, ये बिल्कुल है। लेकिन कहाँ पे हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। हर जगह आप प्लेन्स की बात कर लें, पहाड़ों की बात कर लें, और ये सब पहले, ये सरकार बोले कि पहले होता था, वो सरकार कह रही कि अब होता है। लेकिन बहुत दुखद जो जाने गई हैं। लेकिन अब आगे रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में बात करें। लेकिन पलक, आप अपनी बात। बिल्कुल शिवम, जो बात आप कह रहे हैं टाउन प्लानिंग की, मुझे लगता है वो अर्बन टाउन प्लानिंग होती है। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, जहाँ पर अभी जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों की बात करें, एक होता है अर्बन एरिया और एक होता है रूरल एरिया। दोनों ही जगहों पर अगर आप एक कॉमन फैक्टर देखेंगे तो वो कॉमन फैक्टर जो है वो एनवायरमेंटलिस्ट की तरफ से और बहुत सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से बताया जाता है इंक्रोचमेंट। अभी तो जो उत्तराखंड के हर्षिल बारी के नज़दीक उत्तरकाशी में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उस पर अभी ऑफिशियल्स की तरफ से जानकारी सामने आएगी कि क्या ये इंक्रोचमेंट था। लेकिन अगर हम दिल्ली को भी समझे, इससे पहले अलग अलग जगहों पर जब फ्लैश फ्लड्स हुई 2023 में, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की या फिर हम केरला की बात करें, अलग अलग जगहों पर जब लैंडस्लाइड्स होते हैं वो तो अलग होती है, लेकिन जब फ्लैश फ्लड्स होती हैं तो उस पर कहा जाता है कि रिवर का एक पूरा फ्लो होता है। और लाजमी सी बात है कि जब बारिश होगी तो इंटेंस रेनफॉल के दौरान जो है उसे पूरा वो फ्लो जो है, वो एरिया जो है वो चाहिए। उसके पास जब अतिक्रमण हो रखा होता है, इस वजह से कहा जाता है कि जानमाल का नुकसान जो है वो ज्यादा होता है। और ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि टाउन प्लानिंग जब भी की जाती है तो उसमें ये जरूर कहा जाता है कि आप नदियों के
कुछ किलोमीटर तक या फिर जो एरिया है उसे खाली रखना चाहिए, वहां पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई सोसाइटी डेवलप नहीं होनी चाहिए, कॉलोनी नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर कोई फ्लैश फ्लड हो या फिर वहां पर फ्लड आए तो उन लोगों को कोई भी प्रभाव जो है वो ना पड़े। विवेक, देखिए, इसमें हमें दो चीजें देखनी होंगी। पहली बात तो ये कि हमने 2013 से क्या सीखा। 2013 में जो हादसा या फिर ये कहें जो प्राकृतिक आपदा केदारनाथ में आई थी जून के महीने में, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दुनिया भर के जो स्टडी करने वाले लोग हैं वो लोग आए, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, बहुत सारी चीज़ें प्लान की गई, अब ऐसे होगा वैसे होगा, नदी के रास्ते में कोई नहीं आएगा, नदियों को रास्ता दिया जाएगा। वो भी हादसा प्राकृतिक हादसा ही रहा अगर केदारनाथ की बात करें। लेकिन केदारनाथ की अगर आप उस पूरे हादसे को स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो कैजुअलिटी बढ़ी, देखिए प्राकृतिक हादसा है, बादल फटना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको नहीं रोक सकते, उस पर हम इंसानों का जो है वो काबू भी नहीं है, उसको हम रोक भी नहीं सकते। क्योंकि जैसा कि शिवम बता रहे थे, बादल फटना एक प्राकृतिक प्रोसेस है और इस समय जब बादल फटता है तो कई मिलीमीटर पानी जो है वो एक साथ पहाड़ पर गिरता है। और खासकर पहाड़ों पर जब हवा का दबाव ऊपर की ओर उठता है, क्योंकि पहाड़ से टकराकर हवा के पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं होता है, तो इसकी वजह से एक पूरा प्रोसेस बनता है और बादल फटने की घटना होती है। मेरा ये कहना है कि बादल फटने की घटना को नहीं रोका जा सकता है। क्या रोक सकते हैं? रोक ये सकते हैं कि नदी के रास्ते में हम कम से कम घर ना बनाएं, मार्केट कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, होटल्स ना बनाएं, निर्माण ना करें, विकास ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि 2013 में जब हमने देखा कि केदारनाथ के ग्लेशियर से जो पानी उतरा तो उसके नीचे जो कैजुअलिटी बढ़ी वो इसलिए बढ़ी क्योंकि केदारनाथ घाटी के नीचे फाटा से लेकर केदारनाथ तक जो रिवर बैंक था उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से निर्माण हुआ था। उसमें घर बने हुए थे, मकान बने हुए थे, होटल्स बने हुए थे, कमर्शियल्स बने हुए थे और इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। और इस वजह से कैजुअलिटी होती फिर भी जिस हिसाब से वो प्राकृतिक आपदा थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका आंकड़ा 6000-7000 तक चला गया। कितने लोग आज भी लापता है उनका कोई पता ही नहीं चल पाया। वो इसलिए हुआ क्योंकि जब फ्लैश फ्लड आता है तो बहुत सारा पानी और बहुत सारा कीचड़ लेकर आता है और वो कीचड़ इतना हैवी होता है, उसमें बड़े बड़े चट्टान होते हैं, उससे लड़ पाना इंसानों के बस की बात ही नहीं है। और उस साल केदारनाथ में उत्तराखंड में 375% बारिश हुई थी, जो कि अनयूजुअल है। मतलब ये जो है वो बहुत कॉमन नहीं माना जाता। तो ये हादसा इसलिए हुआ। लेकिन वो जो कैजुअलिटी बढ़ी, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, जो घायल हुए उनका आंकड़ा बढ़ा, वो इसलिए बढ़ा क्योंकि रिवर बैंक पर बहुत ज्यादा निर्माण था। तो बहस शुरू हुई कि अब हम रिवर बैंक्स को या फिर जो नदियों का रूट है, बेशक उसमें पानी रहे नहीं रहे, हम उसमें निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हम इस बात को भूलते गए और इस बात को हमने किताबों में दफन कर दिया, इतिहास में दफन कर दिया। लेकिन विवेक, आप देखिए आज बहुत बदली नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, आज की तस्वीर आप देखिए, आप उत्तरकाशी की तस्वीर आप अगर देखेंगे ना, नदी बहुत स्पीड से आ रही है। बिल्कुल। तो नदी के इस साइड जो कि थोड़ा सा ऊपरी इलाका है, तो नदी का जो है वो मोड़ वहां पर नहीं, नदी ऐसे उतर रही है, पानी ऐसे उतर रहा है, फ्लैश फ्लड आ रहा है और सामने चूंकि बहुत स्पीड से सामने एक बस्ती बसी हुई है, उसके ऊपर जाकर पूरा फ्लैश फ्लड जो है वो कवर कर ले रहा है, उससे कैजुअलिटी बढ़ रही है, उससे जो है वो नुकसान ज्यादा हो रहा है। अगर वो पूरा इलाका खाली छोड़ दिया जाता तो बहुत मुमकिन था कि ऊपरी वाले हिस्से को तो कुछ नहीं हुआ, जैसा वीडियो देख पा रहे हैं। नीचे जो हिस्सा था जहां पर नदी टर्न ले रही थी, वो नदी टर्न इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो फोर्स बहुत ज्यादा था, उसमें पानी और मलबा बहुत ज्यादा था। तो नदी जो है वो सीधे ऐसे करके निकल गई और सामने पूरी बस्ती थी, उस बस्ती को उस नदी ने अपनी चपेट में ले लिया, फ्लैश फ्लड ने अपनी चपेट में ले लिया। अगर वो निर्माण वहां नहीं होता, टाउन प्लानिंग की गई होती, ध्यान दिया गया होता, तो अभी कई लोग हैं जो हमारे बीच होते, जो अब लापता बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और हमेशा अक्सर हम देखते हैं इस तरह की घटनाओं के बाद में बात ये कही जाती है कि जो कमियां रही गई हैं, आखिर कैसे ये पूरी घटना घटित हुई है, खासतौर से क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसका प्रिडिक्शन जो है वो जरूर उसको समझा जा सकता है। और कहा जाता है कि तमाम टेक्नोलॉजीज
इस पूरे सटीक प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन फौरी तौर पर ये जरूर बताया जा सकता है कि इस तरह से दबाव हवा का बन रहा है, पानी का प्रेशर इस तरह से होगा, मूसलाधार बारिश होगी। और हम लगातार देखते हैं, चाहे बात केदारनाथ की हो, चाहे बात अभी उत्तराखंड की जो तस्वीर है उसकी है। मुझे याद है 2 साल पहले उत्तराखंड में ही चमोली में इसी तरह से बहुत जो पानी का वेग इतना खतरनाक था, प्रवाह इतना ज़्यादा खतरनाक था कि पूरा का पूरा जो इलाका है, जो तटीय इलाकों में बसे हुए थे, नदी किनारे बसे हुए थे, वो बह गए। हमें हिमाचल की भी तस्वीर नहीं भूलनी चाहिए शिवम, जो कुछ समय पहले 2 साल पहले ही तस्वीर आई थी, मंडी, कुल्लू हो, मनाली हो, मंडी, ये वो जगह है जो बहुत बड़े स्तर पर अभी कहा जाए कि टूरिज्म का केंद्र बन चुके हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन तो अपने आप में है ही एक बड़ा विषय, लेकिन जिस दौरान प्राकृतिक आपदा वहां पर आई, बाढ़ बारिश आई, बड़ी बड़ी चट्टानें छोड़िए, बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो ऐसे पानी में बहते हुए लोगों के घर के अंदर घुसे थे, मानो कि कोई जैसे कोई नाव आगे की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्राकृतिक आपदाएं लगातार समय समय पर होती रही हैं। आज के वक्त में अगर हम इस स्थिति को देख रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तस्वीरें हमारे सामने हैं। पहले के वक्त में कच्चा जब पूरा मकान हुआ होता होगा, कच्चा रास्ता हुआ होता होगा, तब जरा सोचिए क्या स्थिति होगी। आपने केदारनाथ की बात कही, केदारनाथ की घटना के बाद में आज भी वहां पे आप देखिए जो पहले लॉजेस थे, जो पहले होटलें थी, वो पूरी की पूरी बह गई, पानी के उस प्रवाह में पूरी तरह से बह गई। लेकिन एक बार फिर से नया कंस्ट्रक्शन होकर तैयार है। वहां के लोग लगातार विरोध करते रहे हैं कि यहाँ पर ये जब ड्रिलिंग होती है पहाड़ों को नुकसान होता है, बार बार समय समय पर पर्यावरणविद ये बात कहते रहे हैं, लेकिन उन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण तो यही होता है कि आखिर ऐसी स्थिति बार बार क्यों बनती है, क्या उसके बारे में पहले लोग समझ नहीं पाते, उन्हें प्रशासन की तरफ से जानकारी नहीं दी जाती, क्योंकि हर बारिश में ये सिचुएशन बनती ही बनती है। एक तो ये जो पुराने जो कंस्ट्रक्शंस हो गए हैं, ये एक बड़ा विषय है। अब कोई भी सरकार उसमें रिस्क नहीं लेती है। आप सब जानते हैं इसमें पॉलिटिक्स पर क्या बात करना कि भाई कोई जो कंस्ट्रक्शन नदी किनारे खास तौर पर, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये जो हुआ है एग्जैक्टली नदी नहीं इसको कहूँगा मैं, ये अपर कैचमेंट कहूँगा, क्योंकि ग्लेशियर के बेहद नज़दीक कहा जा रहा है। और अपर कैचमेंट यानी कि एक छोटी स्ट्रीम आती है पानी की, वहाँ से वो आता है, तो एग्जैक्टली वो नदी नहीं है। लेकिन हाँ, वो क्लाउड बर्स्ट जो हुआ वहां पर जो बादल, अगर आपने शिवम, आई एम सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, अगर आपने वो विजुअल देखा हो तो उस तस्वीर में आप देख रहे होंगे जहां से वो सैलाब आ रहा है, वहां पर पहले ही नदी है, पानी चाहे इतना नहीं है वहां पर नहीं, वहां पर एक आप देख रहे हैं कि वो एक जो विवेक बात कर रहे थे कि एक वो जो फ्लो है रिवर का वो वहां पर है, दिख रहा है, हाँ। नीचे जब जैसे आप जाएंगे तो जहां पर वो सैलाब आता है शिवम, वहां पर पूरी एक मार्केट बनी हुई है। इसे हमें ऐसे समझना है कि जब क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहा है, यानी कि जो पानी इवेपोरेट हुआ वो क्लाउड बना और उसने बहुत ज्यादा उम्मीद से ज्यादा बारिश होगी, जैसे केदारनाथ का विवेक ने जिक्र किया। नहीं, वो केदारनाथ अब ये ऐसे हमारा पहाड़ है, इसे ऐसे समझिए स्लांट है हमारा पहाड़। अब वो जैसे जैसे जाएगा ऑब्वियसली बात है वो नीचे की तरह ही आएगा, और नीचे जो है पूरी नदी होगी। वहां पर आपने अगर इंक्रोचमेंट किया होगा तो लाजमी सी बात है ना कि वहां पर क्लाउड बर्स्ट होगा और इस तरीके से सैलाब आएगा, तो वो दुकानें या फिर जो मकान वहां पर इंक्रोच करके बनाए गए हैं तो वो तो होंगे, टूटेंगे, क्षतिग्रस्त होंगे। नहीं, ऐसा देखिए दोनों बात, मैं कोई ये सपोर्ट नहीं कर रहा है कि आप वहां पर घर मैं ये करंट जो अभी विजुअल आया उसके ऊपर एनालाइज कर ना, वो नदी नहीं थी, मतलब जहां तक मुझे जानकारी है, मैं गलत भी हो सकता हूं कि भाई उसमें एक्सपर्ट्स जो है वो ज्यादा बेहतर, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए, देख लीजिए। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं अपर कैचमेंट है, यानी कि ग्लेशियर से जब नदी की उत्पत्ति है, आप समझ लीजिए बहुत अच्छी जगह, वो धार्मिक जगह भी है वो। अब वो गंगोत्री, अब वहां से पानी जो है वो स्टार्ट होता है, खीर गंगा, वो तो अपर कैचमेंट, वहां से पानी का जो प्रवाह उसकी शुरुआत होती है, यानी एक रिवर जितना फ्लो उसकी शुरुआत नहीं है। ये तो वहां पर पानी इतना ज्यादा आ गया, अब नदी में अचानक से ज्यादा पानी आ जाना वो एक अलग चीज है। और फिर आप उसके बिल्कुल क्लोज हो तो वहां मुझे नदी के किनारे वो नहीं लगे, मुझे बिल्कुल ये कि उस कैचमेंट के बेहद वो करीब है। कैचमेंट जो है वहां पर जहां से वो थोड़ा पानी का रास्ता है, नाला कहते हैं उसको हिंदी में, गंदा नहीं, साफ। क्लाउड बर्स्ट होता है, मतलब क्लाउड बर्स्ट को भी समझने की बात है कि अगर वहां पे पानी मुझे ना ये है कि इकट्ठा हो जाए, बनाएंगे तो बनाएंगे कहाँ पहाड़ पे फिर, लेकिन फिर रास्ते उस पानी को निकलने की जगह कहाँ है, पानी कहां से निकलेगा? अगर क्लाउड, वो भाई प्रकृति ने उसको बनाया ही उस तरह से है, पहाड़ बने ही इस तरह से हैं, लेकिन अगर क्लाउड बर्स्ट है तो उस पानी की निकासी की क्या व्यवस्था है?
वहां पे जो इस तरह की परिस्थितियां एक बार नहीं हर बार हर मौसम में, कभी क्लाउड बर्स्ट है, कभी लैंडस्लाइड है, कभी जमीन दरकने की ऐसी तमाम घटनाएं हैं, तो आखिर उससे निपटने की व्यवस्थाएं मुझे कहाँ लगता है जो सवाल आप पूछ रही हैं ना, इसका जवाब जो है वो ये है, जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो एक बैग होता है और उस पर लिखा होता है फ्रेजाइल हैंडल विद केयर, और ये बात लागू होती है पहाड़ों पर भी, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है होनी चाहिए, हम ये नहीं कर रहे कि डिनाई कर रहे हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है। किस वजह से? क्योंकि वहां पर लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म जो है वो पहाड़ों पर बन रहा है, इसलिए वहां पर डेवलपमेंट भी की जा रही है। स्पिरिचुअल टूरिज्म हो या किसी भी तरीके की टूरिज्म हो, तो जिस तरीके का विकास अभी पहाड़ों पर हो रहा है, हम क्यों सिर्फ क्लाउड बर्स्ट की बात करें, जोशीमठ में जो हो रहा है, जोशीमठ के लोग किस तरीके से हमने देखा, खबर हमने कवर की है, तो उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, या फिर हम बात करें जम्मू कश्मीर हुआ, यहाँ पर आप कितना विकास कर सकते हैं, उसकी रेड लाइन क्या है? क्या इतना विकास वो पहाड़ ले पा रहा है? शिवम, देखिए, रेड लाइन की बात है, जब आप एक डेवलप्ड कंट्री होते हैं और एक डेवलपिंग नेशन होते हैं तो ये कहना बहुत आसान है। यहाँ पे मैं एक बार अमेरिका की बात जरूर करना चाहूँगा। जब ये कार्बन क्रेडिट्स की बात आती थी, कार्बन जिस तरीके से उत्सर्जित किया जाता है, तो कौन कम करे और कौन किसको ज़्यादा वहाँ पर फाइन लगाया जाए, तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि हमें पहाड़ों को भी उन्नति चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। अब वो कंस्ट्रक्शन में बार बार कह रहा हूं कि वो जो एरिया है एग्जैक्टली रिवर नहीं, कैचमेंट एरिया था। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि भाई अब तो फिर आप कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर दो पहाड़ों का ऐसा इंटरलॉक अगर पहाड़ होते हैं, वहां पर जिस तरीके से विवेक ने समझाया, तो बादलों को कुछ जगह नहीं मिलती तो क्लाउड बर्स्ट की संभावना बनती है। तो क्या फिर वहां पर भी कोई लॉ है या होना चाहिए कि वहां पर भी कोई कंस्ट्रक्शन ना हो? और धार्मिक स्थल जितने भी हमारे हैं, और आजकल आपने देखा कि लोग धार्मिक यात्राओं पर और ज्यादा जा रहे हैं। देखिए, आबादी बढ़ेगी, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये पहले केदारनाथ कितने कौन जाता था? मतलब अगर हम अपने इतिहास की बात करते हैं, केदारनाथ कौन जाता था? ऋषि मुनि जाते थे, लोग नहीं जाते थे। शिवम, तो मतलब लोग ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मैंने आपकी और बात आजकल जिसको देखो सेल्फी क्लिक करने के लिए और हर कोई रील बनाने के लिए केदारनाथ जा रहा है। अभी तो वहां पे टनल भी बन रहा है, बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई और आपदाएं हो जाएंगी। इट्स अ वेरी, मुझे लगता है डिस्कशन फिर बहुत वास्ट हो जाएगी। क्या जितनी धार्मिक हम वहां पर यात्राओं पर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, क्या उतना वो पहाड़ ले पा रहा है? सवाल तो यही है ना। पहाड़ वो नए पहाड़ हैं, जैसा मैंने एक्सपर्ट्स की, मैं अपनी बात नहीं कहूंगा कि मैं कोई पहाड़ों का एक्सपर्ट नहीं। हिमालयन रेंज जो मानी जाती है, जो उत्तराखंड वाली रेंज है, उसको यंग माउंटेन कहा जाता है। वो दरदरी हैं, जिसमें कि लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। आप देखिए कि अभी जम्मू में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से लैंडस्लाइड हुआ था, जो पूरा रास्ता ही एनएच का जो था वो कट गया था। तो ये देखिए, यहाँ पर आप इसको नहीं रोक सकते हैं, ये होता ही रहेगा, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। कंट्रोल क्या किया जा सकता है? अब जैसे कि बात हो रही है कि भाई हमने ध्यान क्यों नहीं दिया। आपके पास सैटेलाइट्स हैं, आपके पास इंजीनियर्स हैं, आप प्लानिंग तो कीजिए। आप देखिए कहाँ पे पॉसिबिलिटीज, अगर यहाँ पानी बहुत ज़्यादा आ गया तो सामने वाले जो मकान बने हुए जिस पर ये सैलाब चला गया, जो पूरी एक बस्ती दिख रही है जिस पर सैलाब जो वहाँ पर जाकर हिट कर रहा है और कई लोग लापता हैं। आप क्या ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे पहले कि अगर भाई यहाँ से पानी अगर बहुत तेज़ उतरा या फिर यहाँ पर अगर बादल फटा तो फिर क्या होगा? तो उसकी प्लानिंग की जा सकती है, वो जगह मैप किए जा सकते हैं जहां पर ये ऐसे चांसेस हैं। ऐसे अब ये तो नहीं किया जा सकता कि भाई बादल कहां फट जाएगा तो इसको मैप कर ले, ये तो मुमकिन नहीं है कि बादल तो कहीं भी फट सकते हैं। लेकिन वो लोकेशंस तो मैप किए जा सकते हैं जहां पर कैजुअलिटी के चांसेस ज्यादा हैं, जहां पर रिवर बैंक पर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। बहुत दूर मत जाइए, आप चले जाइए उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट एरिया में चले जाइए। अब जिम कॉर्बेट एरिया में जाएंगे तो आपको रिवर बैंक पर इतना कंस्ट्रक्शन मिलेगा, इतना कंस्ट्रक्शन मिलेगा जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। और हर दिन वहां एक नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इतना वो इलाका कमर्शियली एक तरह से डेवलप हो गया है कि वहां पर रिवर बैंक पर जबरदस्त कमर्शियल्स बन गए हैं और मैक्सिमम जो होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं वो आपके रिवर बैंक पर हैं। अब खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे ऐसा हो कभी, और नहीं मैं चाहता हूं, लेकिन अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई और भयंकर फ्लड आया, भयंकर पानी आया, फिर क्या होगा? फिर तो वो कमर्शियल्स या उसमें रुके हुए लोग या उसके बैंक में रह रहे लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। पॉसिबिलिटीज है। एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि पता नहीं, एक्शन लेंगे तो फिर इसके अब अलग अलग तरह का कुछ प्रेशर होता होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि हादसा को आप नहीं रोक सकते, बादल फटने को आप नहीं रोक सकते, भूकंप को आप नहीं रोक सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं आप? सेफ्टी मेजर्स तो ले ही सकते हैं। क्या सेफ्टी मेजर्स
लिया गया था यहाँ पर? क्या इस बात की चेतावनी या फिर इस बात को लोगों को बताया गया था कि किसी दिन अगर नदी में बहुत ज्यादा पानी उतरा तो सामने वाली बस्ती को नुकसान हो सकता है? मुझे नहीं लगता ऐसा किया गया होगा। और ऐसे कई और जगह हैं अभी भी पहाड़ों में जिन्हें चिन्हित करके जहां पर एक्शन लिया जाना बहुत जरूरी है। टाउन प्लानिंग की बात हम करते हैं, लेकिन हम माउंटेन प्लानिंग क्यों नहीं करते? हम माउंटेन अब कहते हैं, जैसे कि शिवम कह रहे थे यंग माउंटेन है, मैं भी कह रहा हूं यंग माउंटेन है, न्यू माउंटेन रेंज जिसे कहा जाता है। आपको पता है न्यू माउंटेन रेंज है तो आपको पता है वहां पर लैंडस्लाइड होंगे, आपको पता है किस दिन अगर बादल फटा ये तो टाउन प्लानिंग कचरा भी आएगा। हाँ, मैंने इसीलिए इसको इंक्लूड किया कि भाई मैंने भी नहीं कहा, ये एक्सपर्ट ने बताया कि पहले कभी ये गांव हुआ करते थे, अब इतना ज्यादा इनमें लोड आ गया है, बिल्कुल किसी टाउन की मानंद ये हो गए हैं। अब अगर आप वहां पर आपको पूरे गाइडलाइंस होते हैं, कहां पर आप कितना कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, वो पूरे प्रोटोकॉल है, बट हम प्रोटोकॉल को फॉलो कौन करता है? घर का नक्शा, वो 100 से तमाम 200 चीजें। मीटर के अंदर तो निर्माण होना ही चाहिए, नहीं चाहिए नहीं नदी के चाहिए। 100 से 200 मीटर के अंदर। लेकिन इसको प्रिडिक्ट करना लेकिन लगभग नहीं, मुझे मैं लगता है prediction की बहुत बात नहीं easy कर रहा, है। मैं निर्माण की अगर बात कर रहा हूं। हमारे आप जो बात कह रहे हैं कि इसे प्रिडिक्ट किया, और ये आपने एक डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन की अभी बात कही थी शिवम, देखिए हमारी 100% लैंड में से 12 to 13% कहा जाता है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि लैंडस्लाइड प्रोन है। ये डेटा जो है वो गवर्नमेंट के पास है कि ये लैंडस्लाइड प्रोन है, जो विवेक भी बता रहे थे और आप भी बता रहे थे। यस, ऑब्वियसली लैंडस्लाइड प्रोन तो वही पहाड़ों होंगे का ना। 100 में से 12 है। 100% जो हमारा लैंड एरिया है उसमें इंडिया का। 12% जो है वो लैंडस्लाइड प्रोन है। अब वो 12-13% पर आप विकास कार्य थोड़ा कम करें, थोड़े उनको ना टच करें, थोड़ा वहां पर आप थोड़ा सेंसिटिव भी उसे रखें, तो इसका सोल्यूशन तो यही है ना। अगर आप कह रहे हैं न्यू माउंटेन तो पुराना माउंटेन, तो ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, गवर्नमेंट को पता है। आईएमडी बार बार ऑफिशियल्स जो है उनको देती है पूरी प्रेडिक्शन, हम फोरकास्ट हर डेली बता रहे होते Weather हैं। forecast अभी बिल्कुल। पीछे अमरनाथ की मैं एग्जांपल देती हूँ, 4 दिन तो हमारे रिपोर्टर हमें बता रहे थे जम्मू कश्मीर से कि भाई ये फोरकास्ट है, लगातार बारिश जो है वो होगी, कोई स्थगित नहीं हुई, कंटिन्यू चल रही है यात्रा, फिर वो हुआ था वहां पर हादसा। तो ऐसे होता है ना, आप आईएमडी को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। बहुत सारी ऐसा जगहों नहीं पर है। मुझे लगता है प्रशासन अगर कोई प्रेडिक्शन दी जा रही है तो वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, न्यूज के लिए नहीं है वो प्रशासन के लिए भी है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हालांकि जो प्रशासन अगर आईएमडी की तरफ से ऐसी जानकारी आती है तो प्रशासन खासतौर से ऐसे जो हाई रिस्क और हाई सेंसिटिव एरियाज होते हैं वहां पर उसे नजरअंदाज नहीं शायद करती बिल्कुल होगी, नहीं करना क्योंकि चाहिए। 2013 की जो घटना हुई उसमें ये बात बार बार खड़ी हुई थी, बार बार उठी थी कि केदारनाथ में जो घटना घटित हुई उसको लेकर पहले ही आईएमडी मौसम विभाग की तरफ से प्रशासन को अलर्ट किया गया था कि यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है और क्षमता से ज्यादा बारिश की संभावना है। जैसा विवेक भी बता रहे हैं कि भाई 300 गुना से ज्यादा बारिश होना अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। तो वही बात है कि आखिर उसे कितना सीरियसली लिया जाता है। और बाकायदा कहते हैं कि खासतौर से क्लाउड बर्स्ट जैसी अगर घटनाओं को प्रिडिक्ट करने के लिए क्या हमारे पास में कोई ऐसी सुविधाएं होती हैं? सैटेलाइट का माध्यम होता है, डॉपलर सुविधा जो है कहा जाता है, वो भी होते हैं कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, और बाकायदा वो रियल टाइम जो फोरकास्ट प्रेडिक्शंस हैं वो भी किए जा सकते हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं जो रियल टाइम नहीं लेकिन 1 से आधे घंटे के बीच में जरूर ये जानकारी दे देते हैं, जो 2013 के घटना के वक्त में भी कहा गया कि ऐसी जानकारी दी। यही वजह है कि कुछ गांव को खाली करा लिया गया था। लेकिन अभी भी जो तस्वीर है वो बहुत चिंताजनक हो जाती है कि जब हम जानते हैं कि ऐसे एरियाज जो हाईली सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर इतनी लापरवाही क्यों, चाहे बात वहां पर रह रहे लोगों की हो, वहां के लोकल प्रशासन की हो या फिर प्रदेश सरकारों की क्यों ना हो, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं समय समय पर होती हैं और जान माल का बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल, और उम्मीद करेंगे रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में तेजी आए और जो लोग फंसे हुए हैं उनको उन तक जल्द राहत पहुंचे, और जो लोग इस हादसे में पीड़ित हैं उनके लिए हमारी तरफ से संवेदनाएं हैं। लेकिन अगर आप शो को डिजिटल पर देख रहे हैं तो आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक प्राकृतिक हादसा है लेकिन इसमें मानवीय जो चूक है वो क्या इसके लिए बड़ा हमें जिम्मेदार बनाती है? क्या जो कैजुअलिटीज हुए हैं उसे हम कम कर सकते थे? ये हमारे हाथ में था। आप जवाब का इंतजार रहेगा। न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही।